Hello students, welcome to daily newspaper analysis in my UPSC Odyssey। तो आज 11 जुलाई 2024 की न्यूज़पेपर शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं आज की थॉट फॉर द डे, जो कहता है इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम विद इन योर सेल्फ, वन हैज टू बी पॉजिटिव, व्हेन यू आर पॉजिटिव गुड थिंग्स हैपन। तो देखो, इंस्पिरेशन ना हम बाहर से जितना भी ले ले, हम कोई सीरीज देख ले तो वो कुछ टाइम के लिए रहती है, दोज आर टेम्पररी मोटिवेशन, टेम्पररी इंस्पिरेशन। लेकिन खुद आप खुद से ही इंस्पायर हो सकते हो। याद करो, बचपन की चीज़ें, कॉलेज की चीज़ें, स्कूल की चीज़ें, जब आपको उस टाइम पे जो चीज़ आपको लगती थी बहुत मुश्किल होगी, लेकिन आप वो क्रॉस करके आए ना, उस टाइम के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी। तो अभी आपके लिए जो बहुत बड़ी चीज़ हो, वो प्रिपरेशन हो, चाहे कोई भी जॉब फील्ड में आप हो सकता है 10 साल बाद जब पीछे मुड़ के देखोगे तो वही चीज़ के लिए आप बोलोगे वो तो ईजी था। तो ऐसे ही अभी बचपन की देखो, स्कूल की देखो, कॉलेज लाइफ की देखो, सारे हर्डल्स को आपने क्रॉस किया है ना, तो खुद से इंस्पायर हो, अपने आप से इंस्पायर, अंदर से इंस्पिरेशन लाओ। ठीक है। एंड अगर आप इंस्पायर होगे खुद से, तब आप पॉजिटिव रह पाओगे, एंड जब आप पॉजिटिव रहोगे तो अच्छी चीजें भी होंगी। देखो, बुरी चीजें तो होंगी, ये नहीं कि पॉजिटिव सोचोगे तो हमेशा जिंदगी में पॉजिटिव ही होगी, बुरी भी होगी। बट एटलीस्ट बुरे होने के बाद बुरा ही सोचते रहोगे तो कुछ अच्छा होगा भी नहीं। तो इससे अच्छा अच्छा सोच लो, 1% तो अच्छा होगा ना। वो 1% अच्छे के साथ अच्छे से खुशी से हंस के जी तो लोगे, वरना मर मर के जीने से अच्छा है एक ही बार में मर जाओ। मीन्स चीजें क्या होती है, मर मर के जो जीते हैं वो बहुत ही, और भी मतलब मरने से भी बदतर है बोलते हैं ना। तो इसलिए थोड़ा सा खुश होकर, थोड़ा सा अपने आप से पॉजिटिव होकर जिया करो। ठीक है। तो फिर लाइफ को, लाइफ के जितने स्ट्रगल्स है उन्हें पास करने में भी आपको उतनी मेंटल हेरसमेंट नहीं होगी बट फिर भी आप अपने आप पे भरोसा रख के चल पाओगे। ठीक है। तो चलिए आज हम इन न्यूज़, इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज जो करंट अफेयर्स में है हमारा, हम जानते हैं इन सब के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। तो फर्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वो है रशिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, किसको दिया गया हम जानते हैं, श्री नरेंद्र मोदी। ओके। तो इसके साथ साथ कुछ आपको और भी फैक्ट्स जाननी जरूरी है। सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को दिया गया ये ऑनर ऐसा नहीं है, चाइनीज प्रेसिडेंट को भी दिया गया। ओके। फॉर्मर कजाक प्रेसिडेंट को भी दिया गया, दैट इज नूर सुल्तान नजरबायव, उनको भी ऑनर किया गया, किससे, इस अवार्ड के साथ। ओके। तो हाल ही में आपको पता है कि 22nd इंडियन रशिया एनुअल समिट कहाँ पे हुआ, मॉस्को, जहाँ पे ये दोनों मिले। इन दोनों ने अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और भी सॉलिडिफाई करते हुए अपने आप में और सारी इकोनॉमिक कोऑपरेशन, डिफेंस टेक्नोलॉजी, फिर स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाली जितने भी डिसीजंस वो भी बहुत सारे लिए। मीटिंग की, इंटरनेशनल आईआर मीटिंग्स की, यही सारी बेसिक चीजें होती है। तो चलो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम करंट अफेयर्स जानते हैं, है ना, कि वो क्या है। ऑल्सो इस समिट में और एक चीज रशिया के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है, रशिया रीच्ड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक माइलस्टोन। कैसे, पहले रशिया की जो स्टेटस थी वो थी अपर मिडिल इनकम कंट्री, अब हो गया हाई इनकम कंट्री। किसके द्वारा दिया गया, आईएमएफ नहीं, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूबी। ओके। तो ये रशिया के लिए एक माइलस्टोन है, जो अपर मिडिल था पहले, अब हायर इनकम कंट्री में कौन है, रशिया। किसके द्वारा दिया गया, वर्ल्ड बैंक। ओके। तो अब ये अवार्ड दिया गया, एज दिस अवार्ड वाज न्यूज, इज इन न्यूज। तो हमें अभी जानना है, स्टेट पीसीएस में कभी पूछ सकते हैं, दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम में भी ऐसे छोटे छोटे फैक्चुअल चीजें पूछ सकते हैं, तो वी शुड नो अबाउट दिस बीइंग एन एस्पिरेंट। तो अभी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कन्फर किया रशिया की हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। ये हम सबको पता है, न्यूज के हेडलाइन में पढ़ रहा है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला मोदी जी को, है ना। लेकिन उस अवार्ड का नाम भी है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। ये इतनी नाम फैक्चुअल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नाम आएगा तो आपको एटलीस्ट पता तो चलेगा, हाँ ऐसे नाम का अवार्ड एग्जिस्ट करता है जो मोदी जी को मिला, वरना आप तो सोचोगे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था, ये तो नहीं मिला, आप रॉन्ग कर दोगे फिर। ये नाम इसका ये है। ठीक है। तो इस अवार्ड को स्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था, सार पीटर द ग्रेट इन 1698 एंड रीइंस्टेटेड हुआ था 1998। ये चलो इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी गवर्नमेंट स्टेट एग्जाम, बाकी डिपार्टमेंटल एग्जाम या किसी एग्जाम में आ सकता है, तो ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, है ना। तो अभी जो ये अवार्ड है, इसमें फीचर्स कुछ जैसे कि हमने कल पढ़ा था, दैट इज अबाउट मेडल्स, दैट इज वीर चक्र, परमवीर चक्र। तो इसके बारे में भी कुछ टिडबिट्स है, क्या है, डबल एज हेडेड ईगल होता है एम्बलम, एंड लाइट ब्लू सिल्क मोरे रिबन। ये वर्ड देख रहे हो,
है सिल्क, ये ब्लू रिबन तो है ही, और यहाँ पे क्या है, डबल हेडेड ईगल, यहाँ पे देखना 2 हेड है ईगल की, इस तरफ एक इस तरफ एक, है ना। तो ये एक फीचर है इस अवार्ड की, राइट। एंड ये जो अवार्ड है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ये सेंट एंड्रयू कौन थे, ये थे पेट्रॉन सेंट, कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी तभी इनका नाम अवार्ड में है, राइट। रशिया एंड स्कॉटलैंड के सेंट थे। एंड क्यों जाना जाता है, इन्होंने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया था, कहाँ पे, यूरोप एंड एशिया, राइट। सॉरी, तो ये याद रखना। तो कभी ना ऐसा आ सकता है कि ये यहाँ पे आए थे, इंडिया पे आए थे पहले, चाइनीज एक्सप्लोरर थे, कुछ भी आ सकता है, तो एलिमिनेट करने में इट विल हेल्प यू, ओके। तो थोड़ा सा इसलिए जानना चाहिए ये सब। एंड ये क्यों दिया गया नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड, फॉर प्रमोटिंग द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड फ्रेंडली रिलेशन, किसके बीच, इंडिया एंड रशिया। और ये अनाउंसमेंट 2019 में ही हो चुकी थी, आपको अगर याद है 3-4 साल पहले ये न्यूज में थी, बस दिया गया अभी। तो इनकी जो मोदी जी की जो रोल है बायलैटरल कोऑपरेशन में, इसलिए इनको ये अवार्ड से रेस्पेक्ट मींस कन्वे किया गया, ओके। तो ऑल दीज आर फैक्ट, आई होप अभी इस अवार्ड के पीछे जो थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज थी आपको अभी पता है, सामने वाले से तो आपको ज्यादा ही पता होगी, है ना। तो ये थोड़ा सा याद कर लेना। देन हमारा नेक्स्ट न्यूज है मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि रिसेंटली 16th एडिशन ऑफ इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, कहाँ पे, मेघालय, उमरोई मेघालय। नाम क्या था, नोमैडिक एलिफेंट। अब न्यूज, अब क्वेश्चन पेपर में आया नोमैडिक एलिफेंट टर्म इज इन न्यूज, ऑप्शन में है कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर, एलिफेंट कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से, अब मार्क कर दोगे हाँ इसलिए एलिफेंट है। होता है ना एलिमिनेशन टेक्निक की, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है आंसर, तो एलिफेंट एलिफेंट, तो हमेशा एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं करती, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट कोई इन्वायरमेंट बेस्ड नहीं है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, किनके बीच में, इंडिया एंड मंगोलिया, ध्यान रहेगा। तो एज अभी हमने जॉइंट एक्सरसाइज के बारे में जाना, दैट इज नोमैडिक एलिफेंट, थोड़ा जान लेते हैं जॉइंट एक्सरसाइज होता क्या है। ये इवेंट्स होती है किस चीज का, डिफेंस कॉपरेशन, सॉरी डिफेंस कॉपरेशन। शोकेस क्या करता है, इंडियन आर्मी की जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है वो शो करते हैं कि उनके वेरियस ऑपरेशन सिनेरियो में वो कैसा काम करेंगे क्या नहीं, वो सब। ऑल्सो उनको पार्टिसिपेट करके ये मौका मिलता है कि कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में भी जान ले, सामने वाले कंट्री की कुछ अपनी बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है, वो भी आपस में वो एक्सचेंज करके जानते हैं, है ना। ताकि काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन हो, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ऑपरेशन हो, यूएन पीसकीपिंग हो, हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन, डेजर्ट वॉरफेयर, अर्बन वॉरफेयर, जंगल वॉरफेयर, और टेक्नोलॉजी के चलते आजकल ड्रोन वॉरफेयर, ग्रे जोन वॉरफेयर, ये सब में भी हम एफिशिएंट रहे, इसलिए ये सारे एक्सरसाइज किया जाता है ताकि हम अपनी कंपिटेंस शो भी कर सके एंड चाहे साथ में बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख भी सके, राइट। तो नोमैडिक एलिफेंट याद रहेगा, कोई इन्वायरमेंट रिलेटेड नहीं है, दिस इज रिलेटेड टू मिलिट्री एक्सरसाइज। अब ये कुछ मैंने कंपाइल करके दी हुई है, आप इसे जरूर से एक बार रीड कर लेना कि कौन कौन से, जैसे कि देखो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रिया हिंदबाद, राइट। बांग्लादेश के साथ ये थोड़ा सा कलर वो हो गया ना, संप्रीति, है ना। चाइना हैंड इन हैंड, फ्रांस शक्ति, इंडोनेशिया के साथ गरुदा शक्ति, कजाकिस्तान के साथ प्रबल दोस्तिक, देन किर्गिस्तान के साथ खंजर, मालदीव्स के साथ इक्वेरिन, नोमैडिक एलिफेंट जो अभी है न्यूज में, मंगोलिया, म्यांमार के साथ इम्बैक, सूर्य किरण किसके साथ, नेपाल, ओमान के साथ अलनगा, रशिया, रशिया इंडिया न्यूज में कौन सा, इंद्र, सेचेलिस के साथ लमितीय, देन श्रीलंका मित्र शक्ति, थाईलैंड मैत्री, यूके अजय वॉरियर, यूएसए के साथ दो है, एक है युद्धाभ्यास, एक है वज्र प्रहार। तो ये जो थोड़े डिफेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से तो आपको याद रखने पड़ेंगे, रट्टा मारने पड़ेंगे, तो रिवीजन करो तो याद हो जाएगा, ओके। तो आई होप यू ऑल गॉट दिस न्यूज। देन है क्लासिकल लैंग्वेज, न्यूज में क्यों है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया मॉडिफाई करेंगे क्राइटेरिया जो फॉर ग्रांटिंग क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस देने के लिए कुछ जो क्राइटेरिया होती है उसको मॉडिफाई करेंगे, किसके रिकमेंडेशन पे, फ्रॉम रिकमेंडेशन फ्रॉम लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कम्युनिटी, किस मिनिस्ट्री के अंडर, ऑब्वियसली कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर ही होगा ना, लैंग्वेज ये सारा कल्चर आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस ही तो है हमारा। तो न्यू क्राइटेरिया जब आएगा, एक बार यूनियन कैबिनेट अप्रूव कर दे तब हम उसके बारे में जानेंगे, बट आज जानेंगे न्यूज में क्या क्या कीवर्ड्स थे। तो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कम्युनिटी,
कमिटी, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे कौन कौन है, मीन्स कंप्राइजेस ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड 4 से 5 लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट यहाँ पे होते हैं। बट इसके प्रेसिडेंट आप मत सोचना होम मिनिस्ट्रीज की या कल्चर मिनिस्ट्रीज के प्रेसिडेंट होंगे। इट इज चेयर्ड बाय द चेयरमैन होंगे, चेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ साहित्य एकेडमी, ये याद रखना, कैची पॉइंट है। ओके मत सोचना कि यहाँ पे होम मिनिस्ट्री है कल्चर मिनिस्ट्री है तो ये लोग ही होंगे, नहीं। चेयरमैन कौन है, साहित्य अकादमी के प्रेसिडेंट। 2004 में ही गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया था कि नया कैटेगरी लाएंगे वो क्लासिकल लैंग्वेज, एंड 2006 में उन्होंने ये स्टेटस की क्राइटेरिया भी मीन्स बाहर मीन्स की घोषणा कर दी थी कि हाँ ये क्राइटेरिया होगी, हम क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस ग्रांट करने के वक्त हम ये फॉलो करेंगे। ठीक है, तो 6 लैंग्वेज है जिनको क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस ग्रांट किया गया। कौन कौन से, सबसे पहले तमिल, देन संस्कृत, देन तेलुगु, देन कन्नड़, देन मलयालम, देन ओडिया। ठीक है, तो ये ना थोड़ा ईयर भी ना याद रखना। ओके कभी आ जाता है कि रिसेंटली तमिल को दिया गया, तो ये आपको याद होना चाहिए रिसेंटली कौन है, या रिसेंटली तमिल को दिया गया या मलयालम को, तो मलयालम को रिसेंटली दिया गया अगर आपको कंपैरिजन किया जाए कि तमिल है या मलयालम है, तो थोड़ा सा ईयर वाइज भी इसे याद रखने की कोशिश करना। ओके तो ये क्राइटेरिया क्या होती है किसी की, अभी मॉडिफाई तो होगी बट एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया क्या होती है क्लासिकल लैंग्वेज, इट शुड हैव हाई एंक्यूटी ऑफ अर्ली टेक्स्ट एंड रिकॉर्डेड हिस्ट्री, ऑब्वियसली अर्ली टेक्स्ट में ये होना चाहिए ना। देन पोजेशन ऑफ ए बॉडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर एंड टेक्स्ट, कुछ होना चाहिए जो हेरिटेज हम बोल सके जनरेशन वाइज। देन प्रेजेंस ऑफ ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशन, जो किसी से बोरो नहीं किया गया होगा, किसी अलग स्पीच कम्युनिटी से जाके हम चोरी ना किए, अपना उनका एक यूनिक रहे, वैसे ही तभी ना होगा क्लासिकल लैंग्वेज। लेकिन क्लासिकल लैंग्वेज जो होती है और लिटरेचर ये डिस्टिंक्ट होती है मॉडर्न से, तो अगर थोड़ा सा गैप आ जाए देयर कैन ऑल्सो बी ए डिसकंटिन्यूटी बिटवीन क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लेटर फॉर्म। मीन्स अभी पहले संस्कृत बोलते थे फिर थोड़ा सा चेंज हो गया मॉडर्न के चलते, तो आप ये नहीं बोल सकते संस्कृत क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है क्योंकि ये तो जनरेशन वाइज चला ही नहीं, अभी तो कुछ और बोलते हैं। नहीं हो सकता है, देयर कैन बी ऑल्सो बी अ डिसकंटिन्यूटी, हो सकता है ना, हो सकता है कि लोग अभी दूसरा कुछ बोलने लगे। लैंग्वेज लिटरेचर एंड मॉडर्न अभी जो बोलते हैं हमेशा इनमें डिफरेंस डिस्टिंग तो है ही एक दूसरे से, राइट। फिर इंपॉर्टेंस क्या होती है अगर किसी लैंग्वेज को हम क्लासिकल लैंग्वेज घोषित करते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज बिहाइंड इट, फिनेंशियल असिस्टेंस मिलता है कि मान लो संस्कृत को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस मिला तो फिनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा संस्कृत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने के लिए। ठीक है, फिर उस संस्कृत के जो स्कॉलर होंगे उनको फिर अवार्ड से नवाजा भी जाएगा, राइट। देन फिर यूजीसी जो है हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ऐसे स्कॉलर्स ऐसे क्लासिकल लैंग्वेज हमारे यूनिवर्सिटी में भी लाया जाए। ठीक है, तो ये सारा ये सब करने पे और ज़्यादा ये प्रमोट होगा नेक्स्ट जनरेशन तक, तो ऐसी कुछ हमारी जो कल्चर है इसे हम प्रमोट कर सकते हैं वाया सच टेक्स्ट ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये रह गया। देन नेक्स्ट है हमारा शहर प्रोग्राम। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो विमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है WEP एंड ट्रांस यूनियन सिबिल, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया शहर प्रोग्राम। किस चीज के लिए, विमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया को एम्पावर करने के लिए। ये अवेयरनेस देती है विमेन एंटरप्रेन्योर्स को किस किस के बारे में, फाइनेंस के बारे में बोलते हैं, फिर मैनेज क्रेडिट, एक्सेस क्रेडिट कहाँ से लेना है, मैनेज कैसे करना है, जो रिक्वायर्ड टूल्स एंड रिसोर्सेज है उनके बारे में ये जानकारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है थ्रू शहर प्रोग्राम। कौन, WEP एंड ट्रांसबिल सिबिल। ओके क्यों, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। इंडिया हैज द पोटेंशियल टू क्रिएट 30 मिलियन न्यू वुमेन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब बहुत सारी जॉब भी क्रिएट होगी आने वाले दिनों में। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्टर, तो ऑब्वियसली इसके बेसिस पे प्रोग्राम्स तो आनी है। अब विमेन बिजनेस इन इंडिया, अब विमेन की एम्पावरमेंट की हमारे सिलेबस में सीधा टॉपिक है GS पेपर 1, है ना। तो वहां पे आप ये सब कोट कर सकते हो एज एन एग्जाम्पल कि MSME जो इंडिया में 63 मिलियन MSME है, वहाँ 20% ओन किसके द्वारा किया जाता है, विमेन। बिजनेस लोन डिमांड बाय वुमेन ऑल्सो ग्रो कर चुका है। अगर आपको नंबर याद नहीं रहता है फिर भी आप इतना ऐसा तो लिख ही सकते हो ना। फिर वुमेन बोरोवर जो बिजनेस लोन वो भी इंक्रीज कर चुका है। एंड रूरल एरियाज में हायर शेयर ऑफ वुमेन ओन एंटरप्राइज पाया जाता है कंपेयर टू अर्बन। तो ऐसा नहीं है कि रूरल एरिया में तो पता नहीं होगा, अवेयरनेस नहीं होगा तो वहाँ एम्पावरमेंट नहीं, बट देखो डाटा के हिसाब से रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा शेयर पाया जाता है 22.24 एंड अर्बन में 18 समथिंग, है ना। तो ये सारा आप मेंस के एग्जाम में एग्जाम्पल फैक्ट्स इस चीज को कोट कर सकते हो फ्रॉम रीसेंट न्यूज, राइट।
अब ये हो गया। अब WEP एंड ये दोनों ने मिलकर तो थोड़ा जान लेते ये है क्या। WEP क्या है, लॉन्च किया गया था 2018 नीति आयोग के द्वारा, जिसको फिर से ट्रांजिशन इनटू PPP मॉडल, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कब 2022। इनका गोल क्या है, विमेन एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करना। एंड देन ये जो दूसरा हमने पढ़ा था ट्रांस यूनियन सिबिल, ये क्या है, इंडिया लीडिंग क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। यहाँ पे कंज्यूमर इंफॉर्मेशन, लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंफॉर्मेशन कहाँ रहती है, यहाँ पे। तो ऑब्वियसली यहाँ से इसने लॉन्च किया, तो इसके थ्रू, इतनी इंफॉर्मेशन के थ्रू विमेन को बताएंगे कि फाइनेंस मैनेज कहाँ करना है, क्रेडिट कैसे एक्सेस करना है, कहाँ रिसोर्स टूल अच्छे से मिलेंगे आपको। तो ये सब चीजें ऐसे सिंपल भाषा में याद रखना। ओके, तो दिस वाज न्यूज, आई होप यू गॉट इट राइट। देन है बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली यूनेस्को ने ऐड किया 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ पे, जैसे कोलंबिया, इटली, मंगोलिया, कोरिया। ओके, तो ये तो हो गया न्यूज। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, इट इज इंटरनेशनली डिजिग्नेटेड एरियाज, नेशनली नहीं है, इंटरनेशनली। किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिकॉग्नाइज किया जाता है। एम क्या होता है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड नेचुरल कंजर्वेशन को हम बैलेंस कर पाए, है ना। ये क्राइटेरिया क्या होती है कि बायोस्फीयर रिजर्व ये कैसे कहलाएगा, उसमें उस रिजर्व में एटलीस्ट एक साइट ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया रहे, मिनिमली डिस्टर्ब्ड कोर एरिया एक रहे, जहाँ पे नेचुरल कंजर्वेशन हम कर सके, जहाँ पे लोग ज्यादा ना है, एक कोर एरिया होना पड़ेगा। ठीक है, कोर एरिया में बायोडिग्रेडेबल जियोग्राफिकल यूनिट होना पड़ेगा, ताकि बहुत सारे पॉपुलेशन वहाँ एग्जिस्ट कर सके, रिप्रेजेंटिंग ऑल ट्रॉपिक लेवल्स वाले एक साथ पॉपुलेशन वहाँ रह सके, है ना। इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज होना पड़ेगा, लोकल कम्युनिटीज की नॉलेज को यूज करना हो पड़ेगा उसमें, उस रीजन में बायोडिवर्सिटी प्रिजर्वेशन के लिए, राइट। देन एरियाज पोटेंशियल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल, ट्रेडिशनल ट्राइबल एंड रूरल मोड ऑफ लिविंग भी वो एरिया प्रमोट करे, प्रिजर्व करे। तो ऐसी सारी क्राइटेरिया होती है बायोस्फीयर रिजर्व की। तो वो करता है क्या, हाँ करता है। तो अब बायोस्फीयर जोन ये 3 है, ठीक है, जो बीच वाला है कोर। तो याद रखना कोड है मतलब ये लिमिटेड तो होगा, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस मिनिमल होता है, ह्यूमन इंटरफेरेंस। ओके, यहाँ पे कंजर्व किया जाता है जो भी एंडेमिक प्लांट, एनिमल और इंपॉर्टेंट जेनेरिक रिजर्वर कहाँ पे पाया जाता है, दिस इज द मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया, कौन सा, कोर जोन। देन होता है बफर जोन, सेकंड दूसरा वाला ये बफर जोन। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटीज अलाउ है, कौन सी, टूरिज्म, फिशिंग, ग्रेजिंग, रिसर्च और एजुकेशन भी हम बफर जोन में कर सकते हैं। और ट्रांजेक्शन जोन कहाँ पे, वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज, फिर कंजर्वेशन के लिए ह्यूमन और एनिमल को एग्जिस्ट कर सकते हैं। सेटलमेंट, क्रॉपलैंड्स कहाँ पे, ये ट्रांजिशन जोन में ही पाया जाता है। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल हुई ना, कोर एरिया भी है जहाँ पे मिनिमली डिस्टर्ब्ड एरिया, पॉपुलेशन को एग्जिस्ट कर सकते हैं, लोकल कम्युनिटीज को भी हमने इंक्लूड किया ट्रांजिशन जोन में, दे कैन रिसाइड, ट्राइबल रूरल मोड भी उनका भी प्रिजर्वेशन हो रहा है, को एग्जिस्ट दोनों कर रहे हैं ना, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो दिस इज द सम क्राइटेरिया ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट न्यूज है फैक्ट इन न्यूज, राइट। तो ये जो है ना, ये दोनों आप एग्जाम्पल की तरह कोट तो कर ही सकते हो। ये असम की एक स्कीम है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, मातृ पितृ वंदना। ओके, यहाँ पे क्या होता है, कैजुअल लीव दिया जाता है फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ताकि वो अपने पेरेंट्स या पेरेंट्स इन लॉ, सास ससुर के साथ भी समय बिता पाए। क्यों, बिकॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ असम क्या कहते हैं, ब्लेसिंग ऑफ पेरेंट्स आर इसेंशियल फॉर आवर लाइफ्स, राइट। तो क्या होता है, ब्लेसिंग तो जरूरी होती है, एंड देयरफॉर एज एन आइडियल सिटीजन एंश्योरिंग देयर वेलबींग इज आवर रिस्पांसिबिलिटी। पेरेंट्स की अगर ब्लेसिंग इतनी जरूरी है हमारे लाइफ में, तो उनकी देखभाल भी तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हुई ना। तो याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट, नॉट प्राइवेट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कैजुअल लीव दिया जाता है पेरेंट्स से मिलने के लिए, ताकि पेरेंट्स को रेस्पेक्ट, कंपनी, ये सब मिले, जो कि आज इग्नोर करता है ना। दूर रहेंगे मिसकम्युनिकेशन बढ़ेगा, कम्युनिकेट करोगे तो मिसकम्युनिकेशन भी दूर हो जाती है। बहुत लोग आजकल अलग रहते हैं ड्यू टू ऑल दोस मिसकम्युनिकेशन, बहुत सारे रीजंस होते हैं, एक रीजन नहीं होते। तो यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयज इन एसेंशियल सर्विस में अवेल द लीव इन फेस्ड मैनर। ओके, बट
जिनके पेरेंट्स या पेरेंट्स लो नहीं है वो उनको ये छुट्टी नहीं मिलेगी, या फिर किसी पर्सनल काम से अगर आप जाना चाहो पेरेंट्स का नाम लेके वो भी नहीं होगा, सिर्फ स्पेंडिंग टाइम विद पेरेंट्स के लिए अगर जा रहे हो तो आपको ये मिलेगी। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल इनिशिएटिव, यू कैन कोट इट इन एथिक्स, इन एनी केस स्टडीज। ओके, एग्जाम्पल जैसे भी गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे पर्सनल हमारी मेंटल हेल्थ रिलेशंस पर्सनल चीजों को भी हमारी रेगुलेट करता है ना। तो ये सारा आप दे सकते हो। ऑल्सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल कि एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए ऐसी सारी इनिशिएटिव ली जाती है, हम भी ले सकते हैं ताकि एनकरेज हो यूथ हमारे ऐसे करने पे। ठीक है, तो ये न्यूज में ये है कि ग्वालपाड़ा यूथ विंस प्रेस्टिजियस नेचर फोटोग्राफी अवार्ड। किसको मिला? विद्युत कलिता। कैटेगरी मीन्स अवार्ड कौन सी प्रोग्राम का नाम? विल्ड सोजून्स नेचर अवार्ड। ये कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता। ओके, तो ये नहीं याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा आप आइडिया के लिए कि ऐसे अवार्ड फंक्शंस भी हम क्रिएट कर सकते हैं फॉर कंजर्वेशन, वे फॉरवर्ड में आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो अवार्ड फंक्शन थी स्टेट पीसेस वाले थोड़ा सुन लो, कभी आ सकता है। दिस इज अ ग्रैंड नेचर फेस्टिवल फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहली बार ऐसा कुछ अवार्ड फंक्शन हुआ जहाँ पे नेचर एंड वाइल्ड लाइफ को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, थ्रू सच एवर्ड्स। तो ये फेस्टिवल क्या करता है? ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को प्रमोट करता है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन अवेयरनेस ये सब करवाता है। तो इनको विद्युत कलिता को अवार्ड मिला फॉर द नेचर फोटोग्राफी। तो अब क्या है, इससे अवेयरनेस आएगा, बाकी लोग भी फोटोग्राफी स्किल्स अपना दिखाएंगे इस चीज में, तो उनको भी रिकॉग्निशन मिला, उनकी भी हॉबी वो एक्सप्लोर की है, एंड साथ ही साथ हमें हमारी इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन। तो इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जांपल फॉर योर जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट सेक्शन, राइट। देन आज का क्विज ये है, आप जरूर से आंसर देना। क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में हमने पढ़ा है, तो आप आंसर तो दे ही सकोगे, कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, कल का आंसर है इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोस्फीयर टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ। अभी हमने देखा ना, कम्युनिटीज की हेल्प लेते हैं, ट्राइबल एरियाज ट्राइबल पीपल के चीजों को प्रमोट करते हैं, उनके लाइफस्टाइल को भी, थ्रू किसके थ्रू? बायोस्फीयर रिजर्व। तो आंसर इज बायोस्फीयर रिजर्व। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द सेशन। अगर लाइक है तो कमेंट में जरूर से आज का क्विज का आंसर देना। ठीक है, चलो, टेक केयर एंड हैप्पी स्टडी।